आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे। आई होप आपका आज मंडे काफी अच्छा बीते। स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने एक न्यूज़ को कवर किया था जो न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा आया था। उस न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में ये कहा गया था कि चाइना जो है वो एक तरीके का बाउंड्री वॉल बना रहा है तिब्बत और नेपाल को सेपरेट करने के लिए। और उस बाउंड्री वॉल के लिए वो इस तरीके के बार्ब्ड वायर फेंसेस बना रहा है। लेकिन इस न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ये जो बार्ब्ड वायर फेंसेस हैं, ये बहुत जगह नेपाल के टेरिटरी के अंदर एंटर कर गए थे, जिसकी वजह से नेपाल के जो लोकल लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को आया था। ये जो रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स का था, ये 2024 में आया था, लेकिन 2022 में बीबीसी ने भी इसको कवर किया था कि कैसे चाइना जो है, वो एक तरीके से नेपाल के एरिया में एनक्रोच किया है। और इसके अलावा चाइना इस तरीके के स्टेट ऑफ आर्ट सर्विलेंस टेक्नोलॉजी को भी प्लेस कर रहा है, बिकॉज प्राइमरली चाइना का ये डर है कि नेपाल से इंस्टेबिलिटी तिब्बत वाले एरिया में ना जाए। इसके बारे में हम इस सेशन में आगे बात करेंगे। तो इसी तरीके से चाइना जो है वो नेपाल के एरिया में एनक्रोच किया है। और ये रिपोर्ट जस्ट लास्ट वीक रिलीज हुआ था, तो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय, केपी शर्मा ओली नाम है, उनका कोई पब्लिक का कमेंट आएगा, उनका कुछ पब्लिक स्पीच आएगा जहां पर वो इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब 2022 का बीबीसी रिपोर्ट आया था, 2024 का न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट आया है, लेकिन सरकार में एक कंप्लीट चुप्पी देखने को मिला है। गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा है। इसी के बीच में आप देखिए, 21 अक्टूबर का न्यूज़ है। अभी एक चाइना का चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन काठमांडू पहुंचा हुआ है। और वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली से मुलाकात किया। तो उस स्पीच में जब प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने स्पीच दिया, तो उस स्पीच में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि किसी भी तरीके का एंटी चाइना एक्टिविटी नेपाल की धरती पर नहीं हो सकता है। ये केवल एक पार्ट था स्पीच का। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज केपी शर्मा ओली ने बोला है। इनफैक्ट शी जिनपिंग को उन्होंने एक तरीके से गरीबी हटाने का मसीहा भी माना है। तो इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो एक तरीके से सरप्राइजिंगली केपी शर्मा ओली एक तरफ बॉर्डर इनकर्जन्स को भूल जाते हैं और दूसरी तरफ प्रो चाइना और एकदम शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर शी जिनपिंग का तारीफ करने से बचते नहीं हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि नेपाल में चाइना का इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एंट्री हुआ है? और इंडिया का रीसेंट टाइम्स में इन्फ्लुएंस, क्योंकि आपको पता है कि नेपाल इंडिया हैज़ बीन अ सिविलाइजेशनल कल्चरल पार्टनर। लेकिन आज पिछले 10 साल से इनफैक्ट इंडिया का नेपाल के पॉलिटिक्स और नेपाल के लोगों के बीच में थोड़ा इन्फ्लुएंस कम हुआ है। और इसी इंडिया के घटते हुए इन्फ्लुएंस का फायदा चाइना ने उठाया है। तो इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार क्यों इंडिया का इन्फ्लुएंस नेपाल में कम हुआ है और कैसे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। एंड देन एट द एंड आई विल गिव द 5 मेजर टेकअवेज इस पूरे पर्टिकुलर चीज के एनालिसिस के बारे में। बट आगे बढ़ने के पहले ये आप देख लीजिए कि ये है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। और एक और चीज जो आपको बहुत जरूरी है जानना, वो है नेपाल का पॉलिटिक्स। और नेपाल का पॉलिटिक्स वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल पॉलिटिक्स है। यहाँ पे डिफेक्शन बहुत ज्यादा है। जैसे आपको पता है इंडिया में आया राम गया राम, यहाँ पे तो कितने आया राम गया राम है। आप देखिए, यहाँ पे प्राइमरली 3 पार्टी है, पहले आपको जानना है। एक है नेपाली कांग्रेस, और ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज हैं। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और तीसरा है माओइस्ट सेंटर। ये दोनों पार्टी ऑब्वियसली थोड़ा सा चाइना से क्लोज है बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। और नेपाली कांग्रेस हमारा इंडिया के साथ रिलेटिवली ज्यादा क्लोज है। अब अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं केपी शर्मा ओली, जो इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। अभी तक इसके पहले अगर आप देखेंगे 15 जुलाई 2024 में, ये बहुत रिसेंटली ये प्राइम मिनिस्टर चुन के आए हैं। इसके पहले पुष्प कमल दहल थे, जो ये थे जिनको प्रचंडा भी कहा जाता है। इनको सपोर्ट इसने किया था, केपी शर्मा ओली की पार्टी ने इसको सपोर्ट किया, तो ये प्राइम मिनिस्टर रहे। बिकॉज किसी भी पार्टी की अपनी सिंगल मेजोरिटी नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने समर्थन वापस ले लिया और इस नेपाली कांग्रेस ने इसको समर्थन दे दिया, और केपी शर्मा ओली पावर में आ चुके। ये बहुत ही कॉमन है। कब कौन किसको समर्थन देगा, बिकॉज नेपाल में बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कोई एक पार्टी अकेले पावर में नहीं आ सकती है। तो किसी एक को सपोर्ट तो करना होगा। अब कौन किसको सपोर्ट करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए नेपाल में आप देख सकते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं।
तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीजन है एंटी इंडिया सेंटिमेंट और इन चीजों को, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो हमारा 25 अक्टूबर को स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है करोल बाग में, तो आप इसके लिए ज़रूर एनरोल करें। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं एंड आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी निकालें, उसके लिए आपको थोड़ा-सा साइंस जानना चाहिए कि कैसे रिविज़न और नोट्स मेकिंग करते हैं, कैसे टॉपर्स इस चीज़ को स्ट्रैटेजाइज़ करते हैं। इसके लिए 25 अक्टूबर को एक फ्री वेबिनार है, आप इसको ज़रूर अटेंड करें। न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर से, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर से, प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को, और पटना में भी हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। और अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सी सैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, जिन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इशू क्या है, ये न्यूज़ क्या है? तो चेन जिनिंग जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख लीडर हैं, और ये अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ इस समय काठमांडू पहुंचे हुए हैं, जहां पर ये लोग केपी शर्मा ओली से बातचीत किए। अब देखिए, केपी शर्मा ओली का वो स्पीच, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का एंटी चाइना एक्टिविटीज इस देश में अलाउड नहीं होगा। नेपाल जो है वो पूरी तरीके से कमिटेड है वन चाइना पॉलिसी को लेके, और केपी शर्मा ओली ने यह भी कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना जिस तरीके से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मदद करता है, वो इसी तरीके से मदद करते रहेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि दोनों कंट्री के बीच में बायलैटरल रिलेशंस और स्ट्रांग होने चाहिए, और साथ ही साथ जो दोनों प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और फर्दर कोलैबोरेशन को हमें बढ़ाना चाहिए। और पांचवा बहुत प्रमुख पॉइंट है, आप देखिए क्या कहते हैं, कि उन्होंने कहा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और उसके जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनके नेतृत्व में चाइना एक बहुत बड़े डेवलपमेंटल जर्नी से गुजर रहा है। इनफैक्ट चाइना में शी जिनपिंग के आने की वजह से पॉवर्टी और होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है, और शी जिनपिंग का ये जो पूरा पाथ है, इससे नेपाल को बहुत कुछ सीखना चाहिए। नेपाल के हित में है शी जिनपिंग के लीडरशिप और शी जिनपिंग का जो पूरा मॉडल है, उससे हमें सीखने को। तो एक तरीके से केपी शर्मा ओली आप देख सकते हैं, किसी भी तरीके का बॉर्डर इशू को रेज नहीं किए, इनफैक्ट तारीफ पे तारीफ इन्होंने चाइना का किया है। अब सवाल आता है कि आखिरकार इतना प्यार क्यों है? तो इसके प्रमुख 3 कारण हैं। एक तो कंपल्शन है, बिकॉज़ आपको अगर आपको शायद पता होगा, तो हमेशा से नेपाल की पॉलिटिक्स, पहले नेपाल एक मोनार्की हुआ करती थी, और उस समय नेपाली कांग्रेस एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। लेकिन कम्युनिस्ट जो हैं, ये जो दोनों पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, ये सीपीएन, यूएमएल और माओवादी सेंटर, इनके राइज में चाइना ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो केपी शर्मा ओली खासकर इनको एक तरीके से चाइना की बहुत बड़ी कृपा है, इनके पार्टी को पावर में आने के लिए चाइना ने बैक एंड पे बहुत ज्यादा कुछ सपोर्ट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, केपी शर्मा ओली को फेवर तो रिटर्न करना होगा। आइडियोलॉजिकल रीजंस, इस समय नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार है, तो कम्युनिज्म कम्युनिज्म एक कॉमन आइडियोलॉजी है जिसके अंदर ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और इकोनॉमिक रीजन, चाइना जो है वो नो डाउट इंडिया से कई गुना ज़्यादा चाइना नेपाल में इन्वेस्टमेंट किया है। तो इकोनॉमिक, आज के ज़माने में तो जो आपको मदद करे आप उसी के साथ जाओगे, भूल जाओ दोस्ती यारी क्या है। तो एक तरीके से इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी ये चीज़ें हुआ है। अब बात आता है कि आखिरकार चाइना जो है वो नेपाल में इतना ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व है, या नेपाल का सिग्निफिकेंस क्या है चाइना के लिए। आप इसको ध्यान समझिएगा। पहले नेपाल का सिग्निफिकेंस चाइना के लिए बहुत ही लिमिटेड था। क्या था? अपने चाइना को अपने इंटरेस्ट को तिब्बत में बचाना था, और क्योंकि तिब्बत नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है और बहुत सारे इंस्टेबिलिटी के रीजंस नेपाल से तिब्बत में आते हैं, इसीलिए चाइना को नेपाल में इन्फ्लुएंस बनाना था, सो दैट तिब्बत में अपने इंटरेस्ट को वो बचा सके, बस। अभी इसका और कोई तीसरा रीजन नहीं था। धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब चाइना को लगा कि नेपाल में इंडिया का जो फीलिंग है, इंडिया के प्रति जो फीलिंग है, सेंटिमेंट है, उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, तो चाइना को यह भी मौका लगा कि क्यों ना हम एक तरीके के एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो नेपाल में बन रहा है, उसको यूज करके हम और ज्यादा वहां पे अपने इन्फ्लुएंस को बनाएं।
बिकॉज अभी तक हमेशा से नेपाल में इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में एक एंटी इंडिया फीलिंग देखने को मिला है। और यही चीज चाइना को लगा कि एक अच्छा मौका है कि हम तिब्बत से बढ़कर चाइना का प्रेजेंस नेपाल में और बढ़ाएं, सो दैट इंडिया के लिए हम आने वाले टाइम में और बॉर्डर पे पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रेशर पॉइंट्स। ऑलरेडी आपको पता है चाइना ने लद्दाख वाले रीजन में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम, तो चाइना को लगा कि नेपाल के थ्रू भी हम इंडिया के ऊपर प्रेशर कर सकते हैं। तो इसीलिए इस एंटी इंडिया फीलिंग के घटते हुए चाइना एक तरीके से इंडिया के अगेंस्ट एक्सटर्नल बैलेंसर बना है कि आप नेपाल घबराओ मत, इंडिया कुछ करेगा तो हम हैं। और नॉन नॉर्मेटिव पार्टनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया हमेशा से चाहता है कि नेपाल में एक संविधान आए, रूल ऑफ लॉ आए, डेमोक्रेसी आए, उस बेसिस पे हम कोलैबोरेट करेंगे। बट चाइना को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिलिट्री की सरकार हो, नॉन डेमोक्रेटिक हो, कम्युनिस्ट हो, लिबरल हो, इट डजेंट मैटर। तो नॉन नॉर्मेटिव पार्टनर चाइना बन के आया है, ये भी इंडिया के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि पहले चाइना का इंटरेस्ट केवल तिब्बत था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में एंटी इंडिया फीलिंग इमर्ज होने की वजह से चाइना एक तरीके से नेपाल में और ज्यादा अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया है। अब ये देख सकते हैं नेपाल जो है वो तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और 2008 में एक बहुत बड़ा तिब्बतन प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में। और उस समय चाइना में ओलंपिक्स चल रहा था, और 2008 में ही नेपाल में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जो तिब्बतन रेफ्यूजीज नेपाल में थे। तो ये इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर भी किया था। तो चाइना को समझ में आ चुका था कि नेपाल में इंस्टेबिलिटी को रोकना है, और जब नेपाल से तिब्बत में जो प्रॉब्लम आ सकता है उसको भी हमें रोकना है, जिसके लिए हमें नेपाल में अपने इन्फ्लुएंस को बना के रखना है। इसी बढ़ते हुए रिलेशन में 2019 में एक हिस्टोरिक शी जिनपिंग का विजिट होता है, जब शी जिनपिंग को समझ में आ गया कि ये सही समय है, जब इंडिया के अगेंस्ट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है नेपाल के लोगों को, तो ये सही समय है नेपाल के साथ एक और नेक्स्ट लेवल का दोस्ती बनाने का। और इसलिए शी जिनपिंग 2019 में विजिट किए और रिलेशनशिप को अपग्रेड किया गया, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑफ कोऑपरेशन फीचरिंग एवर लास्टिंग फ्रेंडशिप फॉर डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, अर्थात सिंपली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में इसको कन्वर्ट किया गया। और मैंने पहले भी कहा कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लुएंस नेपाल में कम हो रहा है, और इसी चीज का फायदा चाइना उठा रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि नेपाल इंडिया का इतना अच्छा दोस्त था, तो क्या क्यों ऐसा हो रहा है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस नेपाल में कम हो रहा है? तो इसके 5 मेजर कारण है। पहला, 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। आपको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर नहीं है, आप फ्री मूवमेंट है, विदाउट पासपोर्ट ऑफ ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन 1950 में यह समझौता किया गया था जिसके अंदर यह चीज पॉसिबल है। आज के जो नेपाल के लोग हैं उनको लगता है कि ये ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप को बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इससे फायदा इनफैक्ट इंडिया को हुआ है, नेपाल को नहीं हुआ है। इंडियंस इसी फ्री मूवमेंट की वजह से नेपाल में बहुत ज़्यादा एंटर कर गए हैं, नेपाल में बहुत ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई कर लिए हैं। तो इस ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है वो इंडिया ने जानबूझकर नेपाल के साथ किया था, सो दैट इंडिया को बेनिफिट मिले। तो ये जो एक दोस्ती का मिसाल था, आज एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा बहुत ही प्रमुख इशू है द मधेसी इशू एंड 2015 का ब्लॉकेट। आप देखिए, जो मधेसी लोग हैं ये नेपाल के साउथ में रहते हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा इंडिया से क्लोज हैं। मधेसी लोग जो हैं एथनिकली, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली ये नेपाल से कम, इंडिया से बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो 2015 में क्या हुआ, नेपाल ने एक नया संविधान लाया। उस संविधान में मधेसियों को जो मधेसियों की मांग थी उसको नहीं रखा गया। तो मधेसियों ने क्या किया, एक ब्लॉकेट कर दिया कि इंडिया से जो भी फूड आएगा, फ्यूल आएगा, वो सब आ ही नहीं सकता है। बिकॉज अगर आपको इंडिया से फूड भेजना है और फ्यूल भेजना है तो वो इस एरिया से होके जाएगा। लेकिन यहाँ पे मधेसी लोग रहते हैं, और मधेसी लोग ने कहा कि क्योंकि 2015 के संविधान में आपने हमारी मांग को पूरी नहीं की है, तो हम एक कंप्लीट ब्लॉकेट कर देंगे, यहाँ से फूड और फ्यूल को कुछ नहीं जाएगा। तो जो उस समय नेपाल के लीडर थे, अब आप ध्यान समझिएगा, यहीं पे नेपाल के एक लीडर थे केपी शर्मा ओली। इनको अपना पॉलिटिक्स चमकाना था, और इनका ये सही मुद्दा मिल गया। इन्होंने कहा कि ये जो मधेसी ब्लॉक कर रहे हैं फूड एंड फ्यूल, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ गया था नेपाल में, ये इंडिया की कृपा से कर रहे हैं, मतलब इंडिया इनको कह रहा है कि आप ना जाने दे फूड और फ्यूल को। यहीं से स्टार्ट होता है एंटी इंडिया फीलिंग, और सब चीज को केपी शर्मा ओली ने बहुत स्मार्टली किया। उन्होंने कहा कि ये मधेसी इंडिया के साथ मिलकर जानबूझ के नेपाल को परेशान करना चाह रहा है, फूड और फ्यूल की ब्लॉकेट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडिया नेपाल के इशू में 2015 का, जो ब्लॉकेट किया गया था उसके बाद।
इंडिया नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट है, आपको पता है, ये देखिए आप, बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये बॉर्डर डिस्प्यूट बेसिकली है क्या कि इंडिया नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था। उस समय इंडिया ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, और ट्रीटी ऑफ सगौली में क्या गया था कि जो काली रिवर है, काली रिवर के ईस्ट में, मैंने क्या कहा, काली रिवर के ईस्ट में सारा एरिया नेपाल का है। तो काली रिवर कहाँ से ऑरिजिन करता है वो इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अगर काली रिवर यहां से ऑरिजिन करता है तो इसके ईस्ट में ये पूरा नेपाल है। तो इंडिया जो है वो कहता है काली रिवर ये है, तो इसके ईस्ट में जितना भी एरिया है वो नेपाल का है। लेकिन नेपाल का कहना है कि काली रिवर ये है, यहां से ऑरिजिनेट करता है, इसलिए ये पर्टिकुलर एरिया भी मेरा है। तो काली रिवर कहां से ऑरिजिनेट करता है उसके ऊपर इन दोनों के बीच में विवाद है, और अगेन केपी शर्मा ओली ने जानबूझकर इंडिया नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट को बढ़ाया था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मैंने कहा कैसे अलायंसेस बदलते हैं, और जब भी पावर चेंज होने होता है तो हमेशा से एंटी इंडिया फीलिंग, इंडिया का डर बढ़ाया जाता है। और इंडिया का इमेज एज अ बिग ब्रदर, ये कॉमन चीज है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू नेपाल, तो एक बिग ब्रदर इशू दोनों के बीच में आएगा। तो ये प्राइमरली सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीन बहुत प्रमुख रीजन है रीसेंट टाइम्स में, और इन सब चीजों को बहुत स्मार्टली केपी शर्मा ओली ने किया है, जिसकी वजह से एंटी इंडिया फीलिंग रीसेंट टाइम्स में बढ़ा है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि चाइना नेपाल के बीच में दोस्ती बहुत गहरा है? नहीं, चाइना नेपाल के बीच में बहुत प्रॉब्लम है। एक तो बॉर्डर वायलेशंस, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपोज भी किया। उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर भी इशू है कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू नेपाल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिसके लिए वो कहता है नेपाल को कि आप हमसे लोन ले लें, लोन लेके प्रोजेक्ट करें। लेकिन नेपाल जो है वो कहता है कि आप लोन ना दें, आप हमको ग्रांट दें या कंसेशनल लोन दें। कंसेशनल लोन का मतलब लोन एट अ वेरी मिनिमल इंटरेस्ट पे। साथ ही साथ नेपाल का कहना है कि बीआरआई के अंदर जो प्रोजेक्ट नेपाल में बनेगा उसमें एक नेपालीज कंपनी बनाएंगे, ना कि चाइना की कंपनी आके नेपाल में बनाएंगे। तो इसके लिए बीआरआई के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये चीज जानना है कि चाइना नेपाल की दोस्ती बढ़ी है, बट इसका ये मतलब नहीं कि नेपाल जो है वो चाइना के साथ एकदम कंप्लीटली मर्ज हो गया है और अब एंटी इंडिया पूरा हो चुका है, ऐसा नहीं है। चाइना की जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स है नेपाल के साथ वो लगभग जीरो है, ऑल्दो इकोनॉमिक रीजंस हैं, पॉलिटिकल कन्वर्जेंसेस हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी कन्वर्जेंसेस की बात करें तो चाइना नेपाल के बीच नेपाल के बीच में बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं सागर माथा फ्रेंडशिप करके होता है, 2017-18 में ये स्टार्ट हुआ था, 6 साल से ये नहीं हुआ है। और नेपाल जो चाइना के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है उसको भी ज्वाइन करने से मना कर दिया है। तो ये आप मत समझिएगा कि नेपाल और चाइना की ये जो दोस्ती है ये ऐसी दोस्ती है जो अनब्रेकेबल है, नो लिमिट्स, ऐसा नहीं है। नेपाल चाइना की दोस्ती का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, बट अदरवाइज नेपाल चाइना के रिलेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम भी हैं। और आप देख सकते हैं नेपाल इंडिया के इंटरेस्ट के लिए सेंसिटिव है, इसलिए चाइना के साथ सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को नहीं बढ़ा रहा है। नाउ व्हाट आर माय 5 मेजर टेकअवेज? पहला मेजर टेकअवे है कि इंडिया को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंट्री आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, फंडिंग देगा, तो आप उसके साथ जाओगे, बिकॉज एवरी कंट्री वांट्स टू डेवलप। तो चाइना जो है वो एक इकोनॉमिक पार्टनर बन के आया है, तो इंडिया को अपने प्रोमिस पे डिलीवर करना होगा। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बड़ी होगी, इंडिया का जो लोन है, ग्रांट्स है, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है अगर बढ़ेगा तो हम ज्यादा लोन दे सकते हैं। तो जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो हम भी इकोनॉमिकली चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो इसलिए इंडिया को रादर देन चाइना और ये सब चीजों को क्रिटिसाइज करने से ज्यादा इट इज टाइम दैट वी शुड बिल्ड ऑन आवर ओन कैपेसिटी बिल्डिंग। और जितना ज्यादा हमारी इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी, बिकॉज हार्श रियलिटी है कि इंडिया की इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन है और चाइना की ट्रिलियन 14 ट्रिलियन है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 600-700 बिलियन डॉलर है और चाइना का 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर है। तो इसकी वजह से एक गैप है, और तो इंडिया को अपने प्रोमिस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। रिलेशंस विल हैव लेगेसी इशू। ऑब्वियस है कि इंडिया नेपाल के बीच में इतना पुराना रिश्ता है, और पुराना रिश्ता होगा तो प्रॉब्लम्स तो होंगे। जैसे होता है ना, नया शादीशुदा हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 साल 20 साल हो गए तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो वैसे इंडिया नेपाल के साथ है कि लेगेसी इशू है, बहुत पुराना बॉर्डर इशू एंड ऑल दोस थिंग्स है। हमारे जो साउथ एशियन नेबर्स हैं उनको भी प्रैग्मेटिक होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि उनको वियतनाम के बैम्बू डिप्लोमेसी से सीखना चाहिए। और इंडिया, बहुत लोग कहते हैं कि यार इंडिया का इतना डिस्टर्ब नेबर है, एक तरफ नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, किसी को मदद मत करो, छोड़ दो। ये बहुत ही बड़ा गलत अप्रोच है।
एट द एंड ये पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट करते हैं, वहां के लोग जो हैं उनमें ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। तो इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है भारत सरकार का कि इन पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। विल ऑलवेज डू डेवलपमेंट कंसिडरिंग पीपल इन माइंड। हम लोगों के लिए काम करेंगे, सो दैट आज तो ये केपी शर्मा ओली है, कल को ये हट भी जाएगा, लेकिन लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडिया हमेशा से ये डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे बांग्लादेश में है मोहम्मद यूनुस, ऑल्दो इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा सा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि मोहम्मद यूनुस अब आजीवन लीडर रहेंगे। बट बांग्लादेश के लोग, बिकॉज एक फेल्ड कंट्री अगर इंडिया के पड़ोसी में हो जाए तो वो बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए इंडिया वांट्स अ स्टेबल नेबरहुड। तो इसलिए इंडिया डेवलपमेंटल वर्क को कंटिन्यू करना चाहिए कंसिडरिंग द प्रो पीपल सेंटिमेंट। तो ये कुछ पांच मेजर टेक अवेज थे। आपकी कुछ और ओपिनियन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।